नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में शुरू किए हैं कि कैसे ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम, मतलब कोई भी सी प्रोग्राम का एक ब्लॉक में जो लिखा जाता है वो ब्लॉक का स्ट्रक्चर जाने थे हम लोग, जिसमें शुरू में हम लोग जाने थे कि कमेंट लाइन कैसे लिखा जाता है। इसके बाद जो नंबर आता है वो हेडर फाइल डिक्लेरेशन का आता है। हेडर फाइल डिक्लेरेशन क्या है और उसके बारे में हम लोग डिटेल थोड़ा सा जान लें तो हम लोग आज शुरू करेंगे हेडर फाइल डिक्लेरेशन। हेडर फाइल डिक्लेरेशन हेडर फाइल डिक्लेरेशन क्या है? सबसे पहले ये जाने कि सी लैंग्वेज एक रिच लैंग्वेज है इन कंपैरिजन ऑफ इट्स एंसेस्टर लैंग्वेज। मतलब इसके एंसेस्टर लैंग्वेज में आते हैं बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रन, पास्कल। उसमें कुछ जैसे हम लोग ये जानते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जान लें कि हेडर फाइल है क्या चीज, उसके बारे में जान लें तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी लैंग्वेज को रिच लैंग्वेज तभी हम कह सकते हैं कि कुछ रेडीमेड फंक्शंस उसमें ऑलरेडी उसके कंपाइलर में स्टोर किए गए हों। कंपाइलर तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपाइलर में किए गए हो रेडीमेड फंक्शंस, रेडीमेड जो है प्रोग्राम एक तरह से कह सकते हैं। वो क्या है? इसमें मतलब स्मॉल प्रोग्राम, सब प्रोग्राम उसको कहते हैं। पहले थोड़ा सा जान लें इसको। हम जैसा कि जानते हैं कि कंप्यूटर कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। बिना इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। ये हम लोग, हाँ, इंस्ट्रक्शन अगर उसको मिल जाएगा तो इट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टू बर्थ चाइल्ड। हम बता रहे थे कि ये इंस्ट्रक्शन के अनुसार कुछ भी कर सकता है। तो अब सवाल है कि फॉर एवरी पर्पस, फॉर एवरी प्रॉब्लम इफ वी वांट टू सॉल्व फ्रॉम द कंप्यूटर, देन दैट फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम वी हैव टू गिव द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू दैट कंप्यूटर। हम लोग को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। कोई भी काम अगर हम कराना चाहते हैं कंप्यूटर से तो सबसे पहले हमको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। अब ये कहा जाएगा कि भाई जब हम ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम ही क्यों नहीं वो काम कर सकते हैं? तो इसका ये है कि एक सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स जितने भी होते हैं, जैसे मार्कशीट का है, हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्कशीट का एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों स्टूडेंट्स का अगर उस तरह का ये मार्कशीट है, जैसे एक यूनिवर्सिटीज का, एक इंटर काउंसिल का, सारे मार्कशीट को हम प्रिंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्रोग्राम। एक बार प्रोग्राम लिखने में मेहनत जो लगता है, बाद में जो है वो टोटली ये प्रॉब्लम को, उस टाइप के प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। इसलिए प्रोग्राम लिखना जरूरी होता है। अब है कि ये हर एक काम के लिए एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा वर्क होता है जो जनरल प्रॉब्लम होता है, जो कि हर एक प्रोग्राम में उसकी जरूरत पड़ सकती है, कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट निकालने का काम किसी भी प्रॉब्लम में आ सकता है, किसी भी प्रोग्राम में उसकी जरूरत पड़ सकती है। साइन का वैल्यू निकालना है, कॉस का वैल्यू निकालना है, हमको प्रिंट करना है मतलब डिस्प्ले करना है, हमको एक्सेप्ट कराना है, डाटा एक्सेप्ट कराना है। फॉर दीज ऑल टाइप्स ऑफ जॉब वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड दीज प्रॉब्लम्स आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। ये सभी प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सबको जरूरत पड़ सकती है, सभी प्रोग्रामर को जरूरत पड़ सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कंपाइलर जो डिजाइनर्स थे, जो कंपनी कंपाइलर डिजाइन की थी सी लैंग्वेज का, तो उसने सोचा कि कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उस कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए एक सेपरेट प्रोग्राम्स लिख करके उस कंपाइलर में डाल दिया जाए। इससे क्या होगा कि प्रोग्रामर को ये बेनिफिट मिलेगा कि जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो सभी जगह उसका काम आता है, तो प्रोग्रामर को उसके लिए अलग से प्रोग्राम लिखने की या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही हैज टू जस्ट कॉल दैट
प्रोग्राम, उसको एक नाम से सेव कर दिया जाएगा कंपाइलर में, और उस नाम से उसको केवल कॉल कर लिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, वो कहीं भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो SQRT के नाम से एक ऑलरेडी रेडीमेड प्रोग्राम में कंपाइलर में रखा हुआ है, जो कंपाइलर डिजाइनर्स उसको डेवलप किए हैं, और वो लिखा हुआ रखा हुआ है। जैसे साइन का हमको वैल्यू निकालना है, ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो ये सारे कामों के लिए एक छोटा छोटा प्रोग्राम लिख करके उसमें डाल दिया गया है। तो प्रोग्रामर को अगर साइन का वैल्यू निकालना है, जस्ट ही हैज टू कॉल साइन, और ब्रैकेट में हम डिग्री दे देंगे, जो भी वैल्यू है उसका हमको वैल्यू निकाल के दे देगा। SQRT लिखेंगे, ब्रैकेट में हम 5 दे देंगे, तो 5 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। अगर हम 60 देते हैं तो 60 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। अगर 36 देते हैं तो 36 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। तो इससे बचत क्या हुई कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको अलग से इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हम उसको डायरेक्ट कॉल कर लिए। इस तरह से इस तरह से कई तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन आते हैं। जैसे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, हम लोग तो न्यूमेरिक के लिए हम लोग ग्रेटर देन लेस देन कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना के लिए स्पेशली एक रेडीमेड प्रोग्राम लिख के रख दिया गया है, जो कि कंपेयर करने का काम ऑटोमेटिकली कर देगा। तो वो जो है प्रोग्रामर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारे कामों के लिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जब लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेट से रिलेटेड अलग अलग फील्ड के लिए, जैसे मैथ से रिलेटेड अलग एक मैथ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक रेडीमेड प्रोग्राम से लिख करके रख दिया गया है। जैसे साइन, कॉस, टैन, लॉगरिथम निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, सब ये सब जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक रेडीमेड प्रोग्राम लिख करके रख दिया गया है। प्रोग्रामर को केवल उसको कॉल करना होता है। इसी तरह स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, डेट मैनिपुलेशन के लिए, कैरेक्टर मैनिपुलेशन के लिए, अलग अलग तरह के काम के लिए ये जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका प्रोग्राम जो है छोटा छोटा प्रोग्राम लिख करके रख दिया गया है, जिससे प्रोग्रामर को ये बेनिफिट मिलता है कि वो जो उसका मेन प्रॉब्लम है उसके लिए केवल प्रोग्राम डेवलप करेगा, इंस्ट्रक्शन लिखेगा, और जो उसमें कॉमन प्रॉब्लम होता है वो कॉल करके अपना काम कर लेगा। इस तरह से ये जो है, तो जिस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा रेडीमेड प्रोग्राम्स लिख करके रखा गया है, तो उस लैंग्वेज को कहा जाता है कि रिच लैंग्वेज कहा जाता है। तो और सब पहले जो था जैसे बेसिक, कोबल, फोर्ट्रन, पास्कल, उसमें भी फंक्शंस रखे हुए थे, लेकिन उतना फंक्शंस नहीं रखे हुए थे जितना सी लैंग्वेज के कंपाइलर में रखा गया है। इसलिए सी लैंग्वेज को कहा जाता है इट इज ए रिच लैंग्वेज इन कंपेरिजन ऑफ इट्स एंसेस्टर लैंग्वेज, अपने एंसेस्टर लैंग्वेज से। अब सवाल ये उठता है कि हमको जानकारी होनी चाहिए पहले ही से कि हमको इस प्रोग्राम में कौन कौन से रेडीमेड फंक्शंस का जरूरत हमको पड़ सकता है। तो उससे रिलेटेड अब क्या किया गया, कंपाइलर जैसे सी लैंग्वेज का कंपाइलर में रखा गया, तो हर एक फील्ड से रिलेटेड रेडीमेड लिस्ट ऑफ रेडीमेड फंक्शंस उसमें स्टोर कर दिया गया है। लेकिन उसको बेटर मैनेजमेंट करने के लिए, बेटर तरीके से उसको अरेंज करने के लिए, जिससे प्रोग्रामर को आसानी से वो मिल जाए, तो उसके लिए अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो क्या किया गया है कि उसको उस रेडीमेड प्रोग्राम्स को एक फाइल के रूप में स्टोर करके, हर एक सेपरेट फाइल के रूप में स्टोर करके एक सेपरेट फोल्डर में उसको रख दिया गया है। फोल्डर कहते हैं जो सब डायरेक्टरी होता है, अलग अलग फोल्डर में रख दिया गया है। जैसे मैथ से रिलेटेड जितने भी रेडीमेड फंक्शंस हैं सबका, जैसे स्क्वायर रूट निकालने का एक अलग प्रोग्राम है, उसका एक फाइल बना हुआ है, लॉगरिथम निकालना है तो उसका एक अलग प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका एक फाइल बना हुआ है। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग सेपरेट फाइल रखा गया है। लेकिन अगर एक फील्ड का है, जैसे मैथ से रिलेटेड फील्ड है, तो मैथ सब वाले फोल्डर में उसको रख दिया गया है। इसी तरह स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड है तो स्ट्रिंग फोल्डर में जो है उसको रखा गया है। कैरेक्टर मैनिपुलेशन से रिलेटेड है तो कैरेक्टर फोल्डर में रखा गया है। तो अलग अलग फोल्डर में रख दिया गया है, जिससे क्या होगा कि उसको अरेंज करना, उसको मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है।
और जो सेपरेट फाइल रखा हुआ है, जैसे स्क्वायर रूट निकालने का अलग फाइल रखा हुआ है, लोगरिथम निकालने का अलग फाइल रखा हुआ है, वो सारे फाइल्स का एक्सटेंशन नेम .h दे दिया गया है, जिसको हेडर फाइल कहते हैं। उसी को हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। जो जैसे sqrt.h, ये जो है मैंने कहने का मतलब है मैंने ये एक हेडर फाइल के रूप में स्टोर कर दिया गया है। अब उस सारे को जैसे मैंने एक मिनट, ये जो है जैसे मैथ से रिलेटेड जितने भी हैं, तो मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस, रेडीमेड फंक्शंस है, सबको एक जगह स्टोर कर दिया गया है और उसको जो है एक सब फोल्डर में रख दिया गया है। तो वो जो सारे फाइल्स को हम हेडर फाइल्स कहते हैं, उसको सारे फाइल्स को हम क्या बोलते हैं? हेडर फाइल्स कहते हैं। और अलग अलग फोल्डर में रखा हुआ है, मैथ से रिलेटेड अलग फोल्डर में है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन अलग फोल्डर में है। तो अब अगर हमारे प्रोग्राम में हम मैथ से रिलेटेड फंक्शन यूज करना चाहते हैं, तो मैथ से रिलेटेड जो हेडर फाइल है उसका डिक्लेरेशन अपने प्रोग्राम में कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, जिससे क्या हो गया कि वो जो प्रोग्राम है, जो मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है, वो सब हमारे प्रोग्राम में मैंने कंप्यूटर पे लोड हो जाएंगे। और वो जो है जब प्रोग्राम रन करेगा तो वो सारे प्रोग्राम कंप्यूटर के रैम में लोडेड रहेंगे और वो रन करने में उसको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भी अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं उसको हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। और वो हेडर फाइल जो है एक नाम दे दिया गया है, उसका एक्सटेंशन नेम .h रखा गया है, और वही जो है हमको हेडर फाइल में डिक्लेरेशन करना पड़ता है। जैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का काम करना है तो स्ट्रिंग.h उससे रिलेटेड है। अगर हमको मैथ से रिलेटेड काम करना है तो मैथ.h रिलेटेड है। अगर हमको कैरेक्टर मैनिपुलेशन करना है तो ctype.h है। डेट का मैनिपुलेशन करना है तो date.h है। तो इस तरह से हम लोग को लेकिन पहले से हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम में किस फील्ड से रिलेटेड फंक्शन की जरूरत हमको पड़ेगी, रेडीमेड प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसका स्पेसिफिक हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग द हेडर फाइल्स इन ए प्रोग्राम दैट इज नोन एज हेडर फाइल डिक्लेरेशन, उसी को हम लोग हेडर फाइल डिक्लेरेशन कहते हैं। द प्रोसेस, हेडर फाइल डिक्लेरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग the specific header file in each program is known as header file declaration। उसी को हम हेडर फाइल डिक्लेरेशन कहते हैं, हेडर फाइल डिक्लेरेशन कहते हैं। जो स्पेसिफिक, जैसे हमको अभी हम इसको बता रहे हैं, तो हेडर फाइल डिक्लेरेशन पहले हम करते थे। कमेंट लाइन लिखने के बाद पहला काम यही करते हैं कि हेडर फाइल डिक्लेरेशन करते हैं कि कौन कौन से हेडर फाइल हमको यूज करना है। हमारे प्रोग्राम में मान लेते हैं हमको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, दो मैथ से रिलेटेड फंक्शन हमको यूज करना है और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का फंक्शन हमको यूज करना है। तो दोनों हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सारे को हम नहीं कर सकते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग प्रोग्राम लिख लेंगे एक, तो बताएंगे कि कैसे सोर्स प्रोग्राम होता है, और उसके बाद उसको जब कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनता है, उसके बाद उसको लिंक करते हैं तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बनता है। ये सारे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको डिटेल में हम लोग प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में। इसलिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो नहीं समझ में आया वो कमेंट लाइन में लिख करके हमको बताएं, और उसके अनुसार हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला काम तो ये हुआ कि जिस स्पेसिफिक हेडर फाइल को हमको अपने प्रोग्राम में लेना है, that specific header file must be included, and this process is known as header file declaration। उसी को हेडर फाइल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब सवाल है कि कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो जो सिंटेक्स होता है कि फॉर्मेट ऑफ हेडर फाइल डिक्लेरेशन, इसके लिए फॉर्मेट कौन सा हम यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मेट हम यूज करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये जो है इंक्लूड
और यहाँ हेडर फाइल नेम देते हैं, हेडर फाइल नेम देते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग एंगल ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, हैश लिखते हैं, इंक्लूड लिखते हैं, और उसके बाद उसको एंगल ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी हेडर फाइल को अगर हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग, अब ये हेडर फाइल कई तरह के होते हैं, बताए ना कि जैसे जितने तरह के फील्ड के से रिलेटेड फंक्शंस है उतने सारे हेडर फाइल्स हैं। तो ये हेडर फाइल नेम जो है हम लोग देते हैं, तो हेडर फाइल नेम जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हेडर फाइल नेम को जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जैसे एज फॉर एग्जाम्पल stdio.h, stdio.h, stdlib.h, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। stdlib.h, conio.h, math.h, ये सारे etc मतलब ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं। अब हम थोड़ा बता दें, जैसे studio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का फंक्शन अगर हमको यूज करना है, माने ये प्रोसेस करना है, जैसे इनपुट करना चाहते हैं कीबोर्ड के थ्रू, अगर हम उसको आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमको जो है एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट अगर ऑपरेशन करना है तो हम लोग stdio.h इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे फंक्शंस होते हैं रेडीमेड, जैसे स्कैनफ हुआ, प्रिंटफ हुआ, ये सब हम लोग इसके द्वारा हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह stdlib.h एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो बहुत सारे मिसलेनियस काम के लिए इसका यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को इंटीजर में करना है, ये सारे काम जो है हम लोग अब आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे conio.h है, कंसोल इनपुट आउटपुट, जिसमें अनफॉर्मेटेड, ये तो स्टैंडर्ड होता है इनपुट आउटपुट, ये अनफॉर्मेटेड अगर इनपुट आउटपुट करना है तो हम लोग conio.h इंक्लूड कर लेते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, getch है, getcat है, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारे हेडर फाइल के बारे में। उसी तरह math.h बताया कि जैसा कि मैथ से रिलेटेड अगर sqrt ये सब जो है लॉग, ये सब जो अगर हमको यूज करना है तो हम लोग math.h, ऐसे बहुत सारे हैं, ctype.h, ये जो है malloc.h, बहुत सारे हैं, आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये अगर अपने प्रोग्राम में कुछ भी रिलेटेड जो रेडीमेड फंक्शंस को अगर हम यूज करना चाहते हैं, फंक्शंस भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये डिटेल में सब डिस्कस होगा इसका। तो ये जो है रेडीमेड फंक्शन, तो फॉर दैट पर्पज वी फर्स्ट इंक्लूड दी हेडर फाइल इन हिज प्रोग्राम। पहला काम तो यही करते हैं। और कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर math.h अगर हमको यूज करना है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमको studio.h भी इंक्लूड करना है, क्या लिखेंगे हम लोग, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हो गया। फिर उसी तरह अगर हमको मैथ भी यूज करना है तो इंक्लूड math.h। इस तरह से हम लोग हेडर फाइल के डेट में हम लोग जितना भी हम यूज करना चाहते हैं, आगे हम लोग और क्लियर इसका हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। ये सब क्या है, ये studio.h से कौन रिलेटेड फंक्शंस है, math.h से कौन रिलेटेड फंक्शन है, ये सारे को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये जो है, तो ये दूसरा काम यही होता है कि जो भी हमको हेडर फाइल जो है यूज करना है, that header file must be included in his program, in our program, for the using the functions of relating header file। relating header file के functions को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही काम करना होता है, तो हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग इज नोन एज हेडर फाइल डिक्लेरेशन। इस तरह से हुआ। दूसरा, ये तो दूसरा हुआ। तीसरा जो है वो यूजर डिफाइंड कांस्टेंट, हम लोग एक पिछले क्लास में हम बताए थे ब्लॉक में,
तो ये जो है उसका पहला स्टेप था कमेंट लाइन, दूसरा स्टेप था कि हेडर फाइल डिक्लेरेशन, और तीसरा स्टेप था यूजर डिफाइंड कांस्टेंट डिक्लेरेशन। तो ये हम लोग स्पेशल जो कांस्टेंट सी लैंग्वेज का पढ़े हैं, ये जो है पिछला क्लास में देखना होगा, तो उसमें हम एक यूजर डिफाइंड कांस्टेंट भी डिक्लेयर किए थे। तो ये जो है अगर हम यूजर डिफाइंड कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो जस्ट हेडर फाइल के बाद, हेडर फाइल डिक्लेरेशन के बाद हम लोग यूजर डिफाइंड कांस्टेंट भी डिक्लेयर उसी समय कर देते हैं। उसके बाद नंबर आता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन का। तो ये जो है अगर हम ये जो है हम बताए थे, पहले बताए हैं, वेरिएबल आर ऑल्सो, वेरिएबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज ग्लोबल, फर्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल एंड अनदर इज लोकल वेरिएबल। जब किसी फंक्शन, ये हम ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं जो सारे फंक्शंस में लाइव हो, तो उसको हमें एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो जो ग्लोबल वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम लोग जस्ट यूजर डिफाइंड कांस्टेंट के बाद, डिक्लेरेशन के बाद हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का भी वही तरीका है जो वेरिएबल, जनरल वेरिएबल डिक्लेयर करने का है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है। अगर हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो विदिन ए फंक्शन, बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये विदिन ए फंक्शन उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, जिस वेरिएबल का यूज हम सारे फंक्शन में करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हम उसको ग्लोबल वेरिएबल में यूज करेंगे और ग्लोबल वेरिएबल में पहले डिक्लेयर कर देंगे। तो वो जो है जस्ट ये कमेंट लाइन के बाद हेडर फाइल डिक्लेरेशन करते हैं, उसके बाद यूजर डिफाइंड कांस्टेंट डिक्लेरेशन करते हैं, और उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। हम लोग ये डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, ये हम लोग जब यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे तो उस समय इसको डिस्कस करेंगे। तो वो उस समय हम फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में बताएंगे और वहाँ उसको डिक्लेयर करना जाता है। हम लोग जो आएंगे वो मेन फंक्शंस में, इसको हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन फंक्शन शुरू करेंगे और वहीं से असल प्रोग्रामिंग शुरू हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।